कल बात कर रहे थे एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए. बेसिकली वी हैव डिस्कस द इशू द चेंजेस इन द वर्ल्ड इन द टाइम ऑफ द रेनेसां, how these changes has impacted the discovery of the world, which ultimately taken to the European powers towards India. तो सबसे पहली पावर जो आई थी वो थी पुर्तगाल. हमने पुर्तगाल के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें कर पढ़ी थी, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. जो अक्सर आता है कि पुर्तगाल भारत इंडिया में क्यों आए, वाई. न्यू रूट सर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? Why there is needed to search a new route? I told yesterday in the detail कि जो वेस्ट एशिया का रास्ता था जो यूरोप को एशिया से जोड़ता था, इस रास्ते पे ऑटोमन टर्क्स का कंट्रोल था. और जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर इनका कब्जा हो गया, देन एट पॉइंट ऑफ टाइम दे थिंक फॉर ए सर्चिंग ए न्यू रूट. तब केप ऑफ गुड होप का रास्ता सर्च किया गया. दो इंपॉर्टेंट रीजन थे. पहला रीजन क्या था? स्पाइस. यूरोप में एक बहुत लंबे दौर तक सर्दी पड़ती है. लॉट ऑफ द विंटर इन द यूरोप, ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इन द यूरोप इज द विंटर. वहां पर क्या होता था? मीट यूज करने का एक ही रास्ता था, यू कैन प्रिजर्व इट. और जो मसाले थे, स्पाइस थे, दे हेल्प इन प्रिजर्विंग द मीट. दूसरा, बहुत सी सिटीज थी जो ट्रेड पर डिपेंडेंट थी. अगर ट्रेड नहीं होगा तो वो सिटीज समाप्त हो जाएंगी. 1505 में एक पॉलिसी आती है. 1505 में एक पॉलिसी आती है जो पुर्तगाल की पॉलिसी थी, जिसको किसने शुरू किया था? अल्मेडा ने. अल्मेडा हैज स्टार्टेड ए पॉलिसी. ये यूपीएससी में शायद कभी आया हुआ है. उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी. ब्लू वाटर पॉलिसी. ये ब्लू वाटर पॉलिसी 1505 में अल्मेडा ने शुरू की थी. इसका मतलब क्या था? कंट्रोलिंग एशियन ओशियन. जो ओशियन था, जो इंडियन ओशियन था, कंट्रोलिंग इंडियन ओशियन को कंट्रोल कर दो. व्हाट इज द ब्लू वाटर पॉलिसी? इस पॉलिसी को किसने स्टार्ट किया और कब पॉलिसी शुरू हुई थी? तो 1505 में पॉलिसी स्टार्ट हुई थी. इस पॉलिसी को स्टार्ट किया था अल्मेडा ने. इस पॉलिसी का मतलब क्या था? इस पॉलिसी का मतलब था इंडियन ओशियन को कंट्रोल करना. और 1505 में गोवा को इन्वेड किया गया. उस समय गोवा में शासन था बीजापुर के राजाओं का, बीजापुर के सुल्तान का. और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इनकी पॉलिसी का कि विजयनगर जो साम्राज्य था उससे ये ट्रेड करना चाहते थे. विजयनगर एम्पायर से ट्रेड करना चाहते थे. मैं फिर रिवाइज कर देता हूं कि जो हमारे गवर्नर थे अल्मेडा, वास्को डिगामा भारत 2 बार आया, बट ही वॉज नॉट ए गवर्नर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर. याद रखिएगा इसको. अल्मेडा ये फर्स्ट गवर्नर था. और कोचीन जो है वह फर्स्ट कैपिटल थी. किसकी? पुर्तगीज की. अल्मेडा वॉज द फर्स्ट गवर्नर एंड कोचीन वॉज द फर्स्ट कैपिटल. उसके बाद गोवा बनती है. जो दूसरे होते नीनो डी कोंटा. इन्होंने कोचीन से कैपिटल, ही ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा.
ही इज द सेकेंड गवर्नर ऑफ द पोर्चुगीज पावर। तीसरा, और ये पावर कब ट्रांसफर हुआ था? 1530 में। 1530 में ट्रांसफर किया उन्होंने कोचीन से गोवा कैपिटल को। यह सेकंड गवर्नर। थर्ड कौन के होते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं को आता है। इन्होंने जो पुर्तगाल साम्राज्य था, इसकी जो न्यूज थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पुर्तगीज पावर, इन्होंने की है। इनको कहा जाता है रियल फाउंडर। ही इज कंसीडर्ड द रियल फाउंडर। द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इज द अल्बुकर्क। इन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया और इन्होंने डिफीट किया था किंग जमोरियन को। इन्होंने ही किंग ऑफ जमोरियन को डिफीट किया, डिफीटेड एंड कॉन्कर्ड कालीकट। कालीकट को इन्होंने जीता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और जो सबसे पहले वास्को डी गामा लैंड करता है गोवा में 1524 में। ये फर्स्ट यूरोपियन था जिसने गोवा में लैंड किया। वास्को डी गामा ने अपनी जर्नी शुरू की थी फ्रॉम लिस्बन। ये भी सवाल आया हुआ कभी, जर्नी फ्रॉम द लिस्बन, और केप ऑफ गुड होप होता हुआ इंडिया में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट था कि यह क्यों, जो पुर्तगीज थे उनके फेलियर का कारण क्या था? रीजन ऑफ फेलियर of Portuguese power. Yesterday I have not done in the detail. पहला रीजन क्या था? यह एक स्मॉल कंट्री थी। पुर्तगाल वॉज अ स्मॉल कंट्री। तो इनके पास इतने मैन पावर नहीं थे जो मैन पावर आकर यहां पर किसी भी तरह की मदद कर सकें। तो चूंकि स्मॉल कंट्री थी, मैन पावर कम था, इसलिए रिसोर्सेज कम थे। दूसरा, जो जर्नी थी, जो पुर्तगाल से इंडिया की जर्नी थी वायसी, वो बहुत ज्यादा टफ थी और 40% का मॉर्टलिटी रेट था। बहुत से आदमी रास्ते में ही मर जाया करते थे। तो इस कारण यहां आना लोगों के लिए मुश्किल हुआ करता था। तीसरा, रिलीजियस इंटॉलरेंस। इनके पास रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत था। ये बहुत ही गैर सहिष्णु थे। इससे यहां पर इनको अपने पांव जमाने में टू स्टैब्लिश देयर फुट हियर इट दे फाउंड सर्टेन डिफिकल्टीज। फेल्योर टू इवॉल्व, फेल्योर टू इवॉल्व एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को इवॉल्व करने में पूरी तरह से सफल रहे। इन्होंने ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व नहीं किया कि जो सिस्टम यहां पर इस्टेब्लिश हो सके। और किसी भी कॉलोनी, या जो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी कॉलोनियल पावर के लिए इंपॉर्टेंट था। इसमें पुर्तगीज फेल रहे। ये क्या, अपने ऑफिसर्स सोल्ड करते थे। दे आर सेलिंग ऑफिसर्स, ऑक्शन करते थे। कोई भी आदमी ऑक्शन में पैसा देकर कोई भी हाईएस्ट, कोई भी पद को परचेज कर सकता था। इलिसिट प्राइवेट ट्रेड, इलिसिट प्राइवेट ट्रेड, यह अनएथिकल काम था। इलिसिट प्राइवेट ट्रेड क्या हुआ? पुर्तगालियों को नुकसान होने लगा। करप्शन एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। करप्शन, आपका जो सवाल बनाएंगे तो ऐसे ABC करके 4 चीज डाल देंगे। करप्शन एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी नहीं था और करप्शन भी हुआ करता था। जो नेवल एसेंडेंसी, इनकी मेन चीज क्या थी? नेवल सुप्रीमेसी। नेवल सुप्रीमेसी इनकी थी। अगर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि दे हैव स्टार्टेड मेकिंग बोट
द शिप्स ऑन विच दे कैन कैरी द गन। और ये नेवल के बीच से, ये समुद्र के बीच से ही आक्रमण कर लेते थे। जो एक नेवल सुप्रीमेसी थी की, ये डाइल्यूट हो गई। डच और इंग्लिश ने इनकी नेवल सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया। तो जो इनकी सबसे बड़ी पावर थी वो आने वाले समय में कमजोर हो गई। डिस्ट्रक्शन बाय मुगल्स, जो इनके सेटलमेंट, इनका डिस्ट्रक्शन बाय मुगल्स, मुगल्स ने इनके जो सेटलमेंट थे उसको नष्ट कर दिए, तोड़ दिए। इससे इनको बड़ा खतरा हुआ। और उस बाद जो चिटगांव था, चिटगांव को मुस्लिम मुगल्स ने जीत लिया। चिटगांव कॉन्कर्ड बाय मुगल्स। कंट्रीब्यूशन भी है पुर्तगालियों का भारत की व्यवस्था में। पुर्तगाली भारत आए, उन्होंने कई कंट्रीब्यूशन किए। कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगाली, कंट्रीब्यूशन, टोबैको, भारत में टोबैको आया। जो प्रोडक्शन ऑफ टोबैको हुआ है भारत में, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? पुर्तगाली का। ये टोबैको का जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको ब्रॉट बाई पोर्चुगीज। पोर्चुगीज ही टोबैको का प्रोडक्शन इंडिया में लेके आए और यहां पर खेती स्टार्ट हुई। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने स्टार्ट किया। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना होती, शुरुआत होती है, वो इन्होंने किया। जो इंडियन मेडिसिन थी, फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन द इंडियन मेडिसिन, फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिन। जो इंडियन मेडिसिन पे जो पहला साइंटिफिक वर्क हुआ, द फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन द इंडियन मेडिसिन, जो इंडियन मेडिसिन के जो प्लांट थे, जो इंडियन मेडिसिन के प्लांट थे, इस पर जो पहला फर्स्ट साइंटिफिक वर्क हुआ किसी यूरोपियन राइटर के द्वारा, वह गोवा में प्रिंट हुआ, वह प्रिंट हुआ गोवा में। ये कंट्रीब्यूशन थे पुर्तगालियों के। अब स्थिति क्या हुई कि जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ, उसने विश्व को पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया। विश्व के लोगों का इंटरेस्ट इसमें आना स्टार्ट हो गया। तो हमें अब उसके बाद कई और देश भारत आने की बात सोचने लग गए। उसके आने के पीछे क्या कारण था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ यूरोप। टू एक्सिलरेट द प्रोसेस। जो रिलीजियस बैकग्राउंड था यूरोप का, वो किस तरह से यूरोपियंस को इंडिया में आने के बैकग्राउंड को एक्सिलेट तेज कर रहा था। जो रोमन जो जो क्रिश्चियन थे, उसके दो पार्ट थे, क्रिश्चियन के दो पार्ट थे। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रिश्चियन इन द वर्ड, रोमन कैथोलिक एंड ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। रोमन कैथोलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ऐसे में भी हेल्प करेगा। जब नॉलेज ज्यादा होता तभी इससे अच्छा होता है। तो अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट थे, क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट थे। पहला एक है रोमन कैथोलिक, दूसरा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। तो क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट थे,
रोमन कैथोलिक एंड ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। इसका सेंटर था रोम में, इसका कस्टोनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पे। और जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है अपने को ओल्ड मानते थे और अपने को ये ज्यादा महत्वपूर्ण और प्योर मानते थे। तो जो यूरोप का जो रिलीजियस माहौल था, उस रिलीजियस माहौल में ये दो धर्म काम कर रहे थे। ये धर्म क्या थे? रोमन कैथोलिक जो है रोम में था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स था, ये दोनों ऑर्थोडॉक्स थे, ये ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। उस समय स्पेन और पुर्तगाल, उस समय स्पेन और पुर्तगाल एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्ल्ड कर रहे थे। विश्व की खोज ये लोग कर रहे थे। जो उस समय विश्व की खोज हो रही थी वह हो रही थी पार्टली ड्यू टू चेंज द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ। इसमें एक और बड़ा रीजन था, चेंजिंग रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ यूरोप। हमने कल एक बात समझने की कोशिश की, किस तरह से विश्व में नई विचारधाराओं का समावेश हो रहा था। तो जो स्पेन और पुर्तगाल विश्व के नए नए प्रदेशों को खोज कर, सर्चिंग द न्यू प्लेस इन द वर्ल्ड, दैट वाज द एज ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड द ट्रेड वाज पार्टली ड्यू टू द चेंज इन द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ द यूरोप। अब जो डार्क एज था, डार्क एज से लेकर रेनेसां तक के बीच के सफर के बाद, जो डार्क एज से रेनेसां, डार्क एज से लेके और रेनेसां तक के बीच जो महत्वपूर्ण धर्म थे वो कौन थे? एक था रोमन कैथोलिक, दूसरा था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का सेंटर कहां था? कॉन्स्टेंटिनोपल में था। और वो क्लेम करते थे कि इनका जो वर्जन है, ये क्लेम करते थे कि इनका वर्जन एक ओल्डर वर्जन है, इनका वर्जन पुराना वर्जन है, और उनका वर्जन मोर ऑर्थोडॉक्स वर्जन है क्रिश्चियनिटी का। जो रोमन कैथोलिक थे उनका सेंटर रोम में था और इनका वर्जन था क्रिश्चियनिटी का एक्सेप्टेड। ये जो रोमन कैथोलिक था, इनका वर्जन, ये इसकी एक्सेप्टेंस थी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। इनका एक्सेप्टेबिलिटी थी नॉर्दर्न। ध्यान सुनिएगा इसको आप, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पॉइंट आ जाएगा अभी। नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप में रोमन कैथोलिक का एक्सेप्टेंस था, और जिनका हेड हुआ करता था उसको पोप कहा जाता था। जो रोमन कैथोलिक का जो हेड था उसको पोप कहा जाता था, इसका मतलब फादर होता था। थ्रू आउट द मिडिवल पीरियड जो पोप का ऑफिस था वो पावरफुल था रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मैटर। पूरे मिडिवल पीरियड में जो पोप का ऑफिस था, ये रिलीजियस, अब जब वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा था, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल दोनों मामलों में यह मोस्ट पावरफुल था। और इसकी अथॉरिटी, जो पोप की अथॉरिटी थी, इस पोप की अथॉरिटी नो वन कैन चैलेंज, नो वन कैन चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द पोप। तो पोप जो था वह एक अनक्वेश्चन लीडर था, इसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। यह सिचुएशन थी जब न्यू आइडियाज आने शुरू हुए और ये सिचुएशन थी, दिस वाज द सिचुएशन। It was the ultimate power of the Pope and the Church and the Christianity.
जब रेनेसा स्टार्ट हो रहा था, जब न्यू थिंकिंग स्टार्ट हो रही थी, उस समय ऐसी सिचुएशन थी। और जो न्यू थिंकिंग थी, इसने लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। जो रेनेसा के थिंकर्स थे, उन्होंने नए आइडियाज पे स्टडी करना शुरू किया। और जो रेनेसा के थिंकर्स थे, जो रेनेसा के थिंकर्स थे, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग न्यू आइडिया। और इस आइडियाज को, ये कौन से थे जिसको चर्च अप्रूव नहीं करता था? द आइडियाज विच इज नॉट अप्रूव बाय द चर्च। जो न्यू थिंकर्स थे रेनेसा के, जब वो प्रोमिनेंट पे आए, अपनी बात कहने लगे, तो उनकी जो न्यू आइडियाज, जो ऐसी आइडियाज थी जिनको चर्च अप्रूव नहीं किया करता था। नॉलेज के बारे में क्या कहा, एग्जाम्पल क्या गया, जो नॉलेज लिखी गई है बुक्स में, वही एक महत्वपूर्ण नॉलेज नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। They started saying, the new thinkers started saying, the observation is an important part of the life. और ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जो है, जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, वह सेंटर में आने लगा। हमने कल इसको पढ़ा हुआ था कि रेनेसा ने कैसे प्रोवाइड किया, कैसे चेंजेस आए। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग सेंटर में आ गया, जो पहले नहीं हुआ करता था। लोग जो है वह जीवन के केंद्र में आना आरंभ हो गया था। मैंस कंसर्न शुड नॉट, अब क्या कहा उन्होंने कि जो मैंस का कंसर्न हो, जो व्यक्ति का जो कंसर्न हो, शुड नॉट बी ओनली ऑफ गॉड। जो व्यक्ति का कंसर्न है वह सिर्फ ईश्वर के बारे में न हो, बल्कि फेलो ह्यूमन बीइंग के बारे में हो। जो न्यू आइडिया से क्या बोल रहे थे कि जो हमारा सारा का सारा सोच है, द ऑल आवर थिंकिंग्स आर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द गॉड, इट्स नॉट फेयर। वी नीड टू थिंक अबाउट द ह्यूमन बीइंग। तो हम अपने आदमियों, अपने फिलो पर्सन के बारे में सोचना शुरू करें। और इसी के साथ न्यू डिस्कवरीज भी आ रही थी। इस सोच विचार के साथ न्यू डिस्कवरीज आ रही थी। और रेनेसा के थिंकर्स ने अपनी सोच के साथ साथ चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो जो पोप अभी तक अनक्वेश्चन था, पोप जो अभी तक अनक्वेश्चन था, पोप अभी तक क्या था? अनक्वेश्चन था। He was unquestioned. Now, question has been started. Question raised. अब पोप की विचारधाराओं पे, चर्च के सवालों पे, धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठना शुरू हो गया और अथॉरिटी ऑफ चर्च डायल्यूट होने लगी। लोगों ने यह, आप जो सेक्युलर मैटर्स हैं, सेक्युलर मैटर्स में पोप चर्च का जो इंटरफेरेंस था, सेक्युलर मैटर पे पोप और चर्च का जो इंटरफेरेंस था, उस पर सवाल होने शुरू हो गए, उस पर ऑब्जेक्ट होने लगे। कहा जाने लगा कि चर्च का कोई ताल्लुकात नहीं है लोगों की जीवन में हस्तक्षेप करने का। उस समय चर्च क्या, बहुत से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। चर्च जो मनी कलेक्ट करता था, वो लैंड ग्रांट होती थी और चर्च के लोग बहुत लग्जरी में रहते थे। तो जो लग्जरी में रहना, इट वॉज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लिसिटी, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक कॉन्सेप्ट है। सिंप्लिसिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी। इनका एक बहुत बड़े लग्जरी में रहना
उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हुआ करता था। जो फीलिंग अगेंस्ट जो रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट फीलिंग थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके बाद एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे अलग होने लग गए, और सम क्रिश्चियन थियोलॉजियंस, मार्टिन लूथर, एरामस एंड जॉन कैल्विन, मार्टिन रानामस और कैल्विन, इन्होंने, यह थियोलॉजियन थे, इन्होंने अपने आप को उनसे अलग करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने को उससे अलग करना शुरू कर दिया, और एक नया समूह फॉर्म हुआ, प्रोटेस्टेंट। एक नया धर्म का जन्म होने लगा, प्रोटेस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जो कैथोलिक के चर्च के सिद्धांतों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी जो बनी, उस फर्स्ट डिवीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी के बाद जो उसके समय जो एक वहां जो मर्चेंट थे नॉर्थ, अब जो ये फर्स्ट डिवीजन के बया, इसको नॉर्थ यूरोप के मर्चेंट्स ने सपोर्ट किया। देखिए, नाउ ट्रेड स्टार्टेड। फॉर दिस आई हैव टेकन दिस 10-15 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू कि जो ये मर्चेंट थे नॉर्थ यूरोपियन सिटीज के, इन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? बिकॉज द प्रोटेस्टेंट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड इनकरेज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। और यह नई आइडियाज के रिनेसेंस के आपके अगेंस्ट नहीं थे। तो एक क्वेश्चन और हो गया, वाई पीपल सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट। तो आंसर क्या हो गया? लिख लीजिए आप आंसर। पॉइंट नंबर 1, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। पॉइंट नंबर 1, encourage spirit of inquiry. Point number 2, stress importance of individual human being. Third, they were not opposed to new ideas of the Renaissance. तो जो सपोर्ट हुआ उसका 3 कारण था। ये आपके सवाल में प्रीलिम्स में आ सकता है। तो क्वेश्चन, तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्ट्रेस ऑन ह्यूमन बीइंग, not opposed to the ideas of क्लियर हो रहा है? अब जो इंग्लैंड, हॉलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्री थी, इंग्लैंड, हॉलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, इन कंट्रीज में दे ब्रोक अवे फ्रॉम कैथोलिक। इन्होंने अपने को कैथोलिक सिस्टम से, कैथोलिक चर्च सिस्टम से अपने को अलग कर लिया, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड दे एक्सेप्टेड
प्रोटेस्टेंट, इन्होंने प्रोटेस्टेंट को एक्सेप्ट कर लिया। फ्रांस क्या था? फ्रांस फ्रांस डिवाइडेड था। फ्रांस डिवाइडेड बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में फ्रांस डिवाइडेड था। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज कमिंग। अब ये जो कंट्रीज थी, इस कंट्री के मर्चेंट यूज कर रहे थे नॉलेज ऑफ द साइंटिस्ट एंड न्यू थिंकिंग। अब ये जो कंट्री थी, ये इस कंट्री के लोग, इस कंट्री के जो मर्चेंट्स थे, वो यूज कर रहे थे नॉलेज, न्यू आइडिया, साइंटिफिक इन्वेंशन। रिफॉर्मेशन नॉर्दर्न यूरोप में हुआ, उसके बाद एक काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद अगला होता है काउंटर रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन के बाद हुआ काउंटर रिफॉर्मेशन। हमेशा होता ही है, ये प्रकृति का नियम है कि जब नॉर्दर्न यूरोप में रिफॉर्मेशन हो रहा था, वहीं पर एक काउंटर रिफॉर्मेशन हो रहा था। दैट इज मूवमेंट अगेंस्ट द रिफॉर्मेशन इन द कैथोलिक कंट्रीज ऑफ सदर्न यूरोप। तो कैथोलिक था ये स्पेन। अब इसमें क्या था? स्पेन इसको लीड कर रहा था। समझने की कोशिश करिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जो एक रिफॉर्मेशन हुआ, उस रिफॉर्मेशन का काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ। रिफॉर्मेशन कहां हो रहा था? नॉर्दर्न यूरोप में। और एक काउंटर रिफॉर्मेशन हो रहा था। व्हाट इज मीन काउंटर रिफॉर्मेशन? मूवमेंट अगेंस्ट द रिफॉर्मेशन। ये हो रहा था कैथोलिक कंट्रीज में। कहां हो रहा था? ये काउंटर रिफॉर्मेशन हो रहा था कैथोलिक कंट्रीज में। और इसको स्पेन लीड कर रहा था। स्पेन वॉज द लीडर ऑफ दिस अटेम्प्ट। क्या हो रहा था? अभी काउंटर रिफॉर्मेशन क्या था? अटेम्प्ट टू रिफॉर्म कैथोलिक। आप ये भी कह सकते हो कि प्रोटेस्टेंट का असर आ रहा था नॉर्दर्न यूरोप पे और सदर्न यूरोप में। आप फर्क देखिए, नॉर्दर्न यूरोप में रिफॉर्मेशन था और नॉर्दर्न यूरोप में रिफॉर्मेशन हो रहा था, और सदर्न यूरोप में काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। आप यूरोप का मैप देखिएगा इस क्लास के बाद। और जो काउंटर रिफॉर्मेशन हो रहा था, इसको स्पेन लीड कर रहा था। इसका मतलब क्या था? कैथोलिक धर्म में रिफॉर्म की कोशिश हो रही थी। सोसाइटी ऑफ जेसस ऑफ जो जूड्स था, वो फाउंड किया गया। और जो सवाल बार बार आता है आपके सवाल में, फ्रांसिस जेवियर के बारे में इसीलिए आता है। आप देखिए, फ्रांसिस जेवियर के बारे में सवाल बहुत आता है, आप ध्यान दीजिएगा। हर एग्जाम में सवाल आता है कहीं ना कहीं से। फ्रांसिस जेवियर ने भारत में बहुत साल बिताए और यही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जो कैथोलिक चर्च था, लेकिन जो अटेम्प्ट हुआ रिफॉर्म करने का, कैथोलिक चर्च रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। जो स्पेन एक लीड कर रहा था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इसका क्या हुआ? ये मोर ऑर्थोडॉक्स हो गए। जब उनको सुधारने की कोशिश की गई, जैसे आप किसी बच्चे को चाहो पढ़ाने के लिए फोर्स करो कि बेटा और पढ़ो, तो और पढ़ने के बजाय और जिद करने लगता है, नहीं हम और नहीं पढ़ेंगे। तो उसको आप रिफॉर्म कर रहे थे, वो और ऑर्थोडॉक्स हो गया। आप उसको लगा भैया आप 10 घंटे, जब वो 8 घंटे पढ़ोगे, नहीं मैं अब पढ़ूंगा ही नहीं। उसी तरह की प्रक्रिया हो गई।
कि वो और ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गए। जो भी, अब उसका नुकसान क्या हुआ, जो भी क्रिटिकल था इनका, जो भी क्रिटिकल था उसको इन लोग मारने लग गए। इंक्विजिशन, इंक्विजिशन स्टार्ट हो गया। ये भी अच्छा सवाल है कि व्हाट इज इंक्विजिशन। अच्छा सवाल है, व्हाट इज इंक्विजिशन। तो इंक्विजिशन स्टार्ट हो गया। ये क्या होता था, ट्रायल था, इंक्विजिशन ट्रायल, लोगों का ट्रायल करने लग गए। ट्रायल क्या था, उनको बर्न टू डेथ, जला के मारने लग गए। जिन लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया, उनका ट्रायल शुरू हो गया, और इन ट्रायल को कहा गया इंक्विजिशन। और न्यू थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इंटेलेक्चुअल जो एटमॉस्फियर था वह यहां पे क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फियर जो था वहां पर डिक्लाइन हुआ। अब ये घटनाएं कहां है, ये है सदर्न यूरोप में। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अब ये घटना कहां की, सदर्न की है। अब इसके विपरीत जो नॉर्दर्न यूरोप था, वहां का माहौल सदर्न यूरोप से डिफरेंट था, क्योंकि सदर्न यूरोप ने रिफॉर्मेशन को इनकार कर दिया। जो प्रॉपर्टी थी कैथोलिक चर्च की, ऑफन टेकन अवे एंड रेवेन्यू केम टू द रॉयल ट्रेजरी। और जो मर्चेंट थे, और यहां पर जो मर्चेंट थे, मर्चेंट, इनको इनकरेज किया गया, मर्चेंट्स को इनकरेज किया गया कि आप ट्रेडिंग करो। जो न्यू आइडियाज के लिए मर्चेंट्स को इनकरेज किया गया कि वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जाए। क्यों, यह ट्रेडिंग एक्टिविटी मोर मनी लाएगी। यह ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या है, और पैसा लेके आएगी। पैसा जरूरी लाइफ में, बात तो ठीक ही है। और इस काम के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट देने लग गई। यही मैंने कल भी बताया था कि जो 16-17 सेंचुरी के पहले के ट्रेवलर्स थे वो गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं थे। जो 16-17 सेंचुरी के जो ट्रेवलर्स आए, ट्रेडर्स आए, वह गवर्नमेंट के सपोर्टेड थे। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने लग गई। इसीलिए यूरोप और एशिया के बीच जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई। जो ट्रेड कॉन्टैक्ट हुए, जो ट्रेड रिलेशंस हुए इंडिया और यूरोप के बीच, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। फाइनली क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियंस के पास एशिया एंड अफ्रीका में कॉलोनीज बन गई। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा एक ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ यूरोप के साथ, उसमें रिलीजियस सेंटिमेंट, रिलीजियस एटमॉस्फियर ऑफ द यूरोप, रेनेसा, डिस्कवरी एंड न्यू थिंकिंग, हाउ इट हैज हेल्प। अगर आप इसको मेंस के लिए लिखना चाहें तो मेंस का बड़ा अच्छा सवाल बन गया कि व्हाट वाज द रीजन फॉर टेकिंग इंटरेस्ट, you can write down this question, what was the reason to take interest of the European powers in India, and how the changes appearing in the Europe is impacting ultimately the making a vast empire of the Europe in Asia and Africa. वह कौन से कारण थे, हिंदी में लिखते हैं, वह कौन से कारण थे जिनके कारण यूरोप और एशिया के मध्य
व्यापारिक संबंध बने, उन कारणों का उल्लेख करें, उन परिस्थितियों के बारे में उन परिस्थितियों की चर्चा करें जिसके कारण एशिया और अफ्रीका में यूरोप एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है, कुछ आप नहीं समझ पाए हैं, आप जरूर चैट पे लिखिए, मैं आपका आंसर करूंगा। नाउ प्रोसीड फर्दर, लेट्स सी ए बिट मोर। डच, डच बहुत इंपॉर्टेंट है। 1565 में डच ने क्या किया? 1565 में डच ने 1565 में ओपन किया ट्रेड विद रशिया, ओपन ट्रेड विथ रशिया। फिफ्टीन 93, ये कुछ फैक्ट्स है, मैं फैक्ट क्यों लिख रहा हूं कि आप अगर प्रिलिम्स के पेपर को देखें तो कई फैक्ट्स लिख देते हैं वो। विलियम बैरेंट, विलियम बैरेंट 1593 में विलियम बैरेंट ने एफर्ट किया टू रीच एशिया बाय एन ई पैसेज, टू रीच एशिया बाय एन ई पैसेज, एनी पैसे एनी मार्ग के द्वारा विलियम बर्ड एशिया पहुंचे। 1596, आप लोग इसको अपनी डायरी में लिख के याद कर लीजिए, कहीं कहीं काम आ ही जाएगा। कॉर्नेलियस हॉटमैन, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। फिफ्टीन 96 में कॉर्नेलियस हॉटमैन सक्सेसफुली रीच्ड ईस्ट इंडिया, सक्सेसफुली रीच्ड देखिए, ये मैंने बड़ा ढूंढ ढांड के निकाला हुआ है, मैं आपकी मेहनत को कम कर रहा हूं। आप इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए बहुत सर्च करते हैं, आपको मैंने एक पका पकाया माल दे दिया है, आप इसको 2-4-5 मिनट लिख याद कर लो। तो जो आपका बेसिक जो एक रिसर्च वर्क है मैंने कर दिया है। तो 1596 में कॉर्नल जो हॉटमैन है वो इंडिया है, उन्होंने कल कंक्लूड किया ट्रीटी विद बंताम इन जावा, ट्रीटी विथ बंताम इन जावा, जावा में उन्होंने ट्रीटी की बंताम के साथ। 1583, लिख लिया? लिख लो लिख लो लिख लो। 1583 लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं बोर्ड सामने से। ह्यूजन वॉन लिंस्टोकेन, इनका नाम भी हिंदी में यही होगा, इससे कोई हिंदी का जरूरत नहीं इसमें। ह्यूगन वॉन लिंस्टोकेन, ये आए गोवा में। ये कहां पे आए? ये गोवा। ही केम टू गोवा और गोवा में रहे अप टू द 1589, 1589 तक ये गोवा में रहे और इन्होंने एक बुक पब्लिश की, सी रूट टू ईस्ट। ये बड़ी अच्छी किताब है, मैं बताता हूं इसका इंपॉर्टेंट। सी रूट
ये क्यों हम जानना चाहते हैं हर चीज, आप दिमाग लगाइएगा आपको लग जाएगा हर चीज क्यों बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंस है। जो लिंकन की बुक थी सी रूट टू ईस्ट, ये पब्लिश हुई 1596 में। 1596 में ये बुक पब्लिश हुई और इसको कहा जाता है पायनियर टू डिस्कवर कॉमर्शियल पॉसिबिलिटी इन इंडिया एंड द ईस्ट। ये सवाल बहुत अच्छा है। पायनियर टू डिस्कवर कॉमर्शियल पॉसिबिलिटी, जो इंडिया के साथ, जो इंडिया और ईस्ट के साथ, जो इंडिया और ईस्ट के साथ जो 1596 में बुक छपती है, इसको आप ध्यान रखिए डेट को, इस ईयर को, अभी एक्सप्लेन करूंगा समझ आएगा। ये ये पब्लिश हुई और 1598 में इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। और आपने पढ़ा है कि 1599 में इंग्लैंड ने अधिकार दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लिए। क्लियर हुआ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? हॉटमैन दोबारा फिर आए, हॉटमैन ने दोबारा फिर आए और डच ने 1595 टू 1601, 1595 टू 1601, 15 वॉयज, 15 बार यह इंडिया, ये उन्होंने यहां तक यात्रा की। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में एक सवाल आता है अक्सर कि पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, फ्रांस, इनके कंपनियों की स्थापना कब हुई? तो 1602 में कई कंपनियों को कंबाइंड करके डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कई कंपनियों को मिला के बनी और इसको एक्सक्लूसिव राइट मिला ट्रेड विथ इंडिया एंड ईस्ट। इस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया टू ट्रेड विथ इंडिया एंड ईस्ट। इंडिया और ईस्ट से ट्रेड करने का इसको एक्सक्लूसिव राइट दिया गया। किस साल के? फॉर 21 ईयर्स, 21 साल के लिए ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट इनको दे दिया गया और इनको पावर कभी वाइड दी गई। अटैक, कॉन्क्वेस्ट, अटैक, कॉन्क्वेस्ट, मेक ट्रीटी। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इसको राइट दिए गए कि आप अटैक कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं, आप ट्रीटी कर सकते हैं, टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, एक्वायर टेरिटरी, एक्वायर टेरिटरी, बिल्ड, बुल्ड, फोर्ट्रेस। ये एक्सक्लूसिव राइट इनको दे दिया गया। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया? मोनोपोलाइज कर दिया, कंप्लीट स्पाइस ट्रेड टू यूरोप।
जो यूरोप के साथ स्पाइस ट्रेड था उसको इन्होंने कंप्लीटली मोनोपोलाइज कर लिया। डच ने कंट्रोल कहां किया? डच ने कंट्रोल कर लिया इंडोनेशिया। डच ने कंट्रोल किया इंडोनेशिया पे भी। डच कंट्रोल्ड इनटू इंडोनेशिया ऑल्सो। डच हैज कंट्रोल्ड ऑन द इंडोनेशिया ऑल्सो। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, थोड़ा सी क्या फैक्चुअल हो जाएगा, फिर एनालिसिस हम लोग करने की कोशिश करते हैं इसके बाद। डच सेटलमेंट, डच सेटलमेंट, यहां से अब इस पार्ट से सवाल आते हैं। अक्सर इस पार्ट से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब डच के साथ था क्या? इनको नेशनल सपोर्ट था और उनको लार्ज रेवेन्यू प्राप्त होता था यहां से। मसूलीपट्टनम 1605, मसूलीपट्टनम 160। डच ने यहां पे अपना सेटलमेंट किया। पेटापोली, सवाल क्या आ जाएगा? कहां पर डच सेटलमेंट था, कहां पे नहीं था? इन्होंने लोकल गवर्नर से फरमान प्राप्त किया। किसे? गोलकुंडा गवर्नर से। 4% की ड्यूटी पर गोलकुंडा के गवर्नर से फरमान प्राप्त करें। दे सिक्योर्ड द फरमान फ्रॉम द गोलकुंडा गवर्नर ऑन द ड्यूटी ऑफ द 4%। देवनामपट्टनम, देवनामपट्टनम, इसको सेंट डेविड कहा गया। जब ये इंग्लिश ऑक्यूपेशन में आया तब इसको सेंट डेविड कहा गया। जब यही प्लेस बाद में इंग्लिश ऑक्यूपेशन में आया इसको सेंट डेविड कहा गया। 1610 में 1610 इन्होंने एक लोकल राजा थे, चरणगिरी के लोकल राजा थे, ये लोकल राजा थे। उन्होंने एक संधि की और कहा क्या किया? उन्होंने फैक्ट्री एट पुलिकट, फैक्ट्री एट पुलिकट, फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं हुआ करती थी। उन्होंने पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की। अब इनके साथ क्या खास बात? ये टेक्सटाइल जो यहां से ले जाते थे उस टेक्सटाइल को स्पेशल ढंग से खुद बनाते थे। दे देमसेल्फ गिव द डिजाइन। तो स्पेशल वोमेन जो टेक्सटाइल है स्पेशल पैटर्न का, ये इनका चीफ एक्सपोर्ट था। इट इज द चीफ एक्सपोर्ट फ्रॉम, ये अच्छा सवाल है, चीफ एक्सपोर्ट फ्रॉम कोरोमंडल। कोरोमंडल इनका चीफ एक्सपोर्ट क्या था? द टेक्सटाइल वुमेन अकॉर्डिंग टू स्पेशल पैटर्न, जो इनका स्पेशल पैटर्न था। इंडिगो। अब दूसरा आप एक चार्ट बनाइएगा, कहां से क्या एक्सपोर्ट करते थे? इंडिगो मसूलीपट्टनम से करते थे। इंडिगो फ्रॉम मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम से यह इंडिगो किया करते थे। राइस, डायमंड, स्लेव, बटाविया, बटाविया से क्या करते थे? इसको आप चार्ट बना लीजिएगा, राइस, डायमंड एंड स्लेव, ये कहां से करते थे? ये बटाविया से करते थे। तो फ्रॉम बटाविया दे आर एक्सपोर्टिंग द राइस, डायमंड, स्लेव।
स्पाइस के अलावा इनका जो एक आर्टिकल था टू द कोरमंडल सैंडलवुड एंड पेपर, जो इनका गवर्नर था, चीफ ऑफ पुलिकट, चीफ ऑफ पुलिकट, जो पुलिकट का चीफ होता था वह इनका गवर्नर होता था। द गवर्नर इज द चीफ ऑफ पुलिकट। और नेगापट्टनम इन्होंने एक्वायर किया पुर्तगाली से। ये सवाल भी शायद आ चुका है, मेरे ख्याल से आया हुआ है। नेगापट्टनम, आप लोग मेरे यूट्यूब पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। एक्वायर्ड फ्रॉम पुर्तगीज, पुर्तगीज से इन्होंने नेगापट्टनम एक्वायर किया 1659 में। और इस नेगापट्टनम ने सुपरसीड किया पुलिकट को। गॉट इट? जो पुलिकट था उसको नेगापट्टनम ने सुपरसीड किया। तो हेड जो इनका सीट पहले हुआ करता था पुलिकट, वो क्या हो गया? नेगापट्टनम हो गया। अब इनकी फैक्ट्री कहां कहां थी? सूरत, कैम्बे, भड़ोच, अहमदाबाद, सूरत, कैम्बे, भरोच, अहमदाबाद, आगरा, भरतपुर, आगरा। कई बार सवाल आता है कि एक ही प्लेस पर एक से ज्यादा लोगों की फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, पूछते कहां किसका था, कहां नहीं था। चिंसुरा, बंगाल। पहले सवाल बहुत आते थे, अभी भी आते हैं। चिंसुरा, बंगाल। बालासोर, उड़ीसा। जो बंगाल में डच की फर्स्ट फैक्ट्री थी, बंगाल डच फर्स्ट फैक्ट्री, पीपली। बंगाल में डच की जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पे थी? वो पीपली में थी। अब ये जो डच थे वो स्पाइस की जगह टेक्सटाइल को प्रिफर करते थे। वाई? डच, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डच प्रिफर टेक्सटाइल ओवर स्पाइस। वाई? बिकॉज they think it is more profitable। तुमको लगता था ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 1658 में इन्होंने 1658 में दे कॉन्कर्ड श्रीलंका। किससे किया? फ्रॉम पोर्चुगीज। अगर फास्ट होगा बोलिएगा। 1658 में उन्होंने श्रीलंका को जीता। किसी था? पोर्चुगीज थे। और इन्होंने पोर्चुगीज को मलेशिया और इंडोनेशिया से, इन्होंने पोर्चुगीज को, जो पोर्चुगीज थे उनको मलय और इंडोनेशिया से भगा दिया। मलय एंड इंडोनेशिया। दे थ्रोन आउट द पोर्चुगीज फ्रॉम मलय एंड इंडोनेशिया। और 1623 में इन्होंने इंग्लिश अटेम्प्ट को भी फॉइल किया। इंग्लिश अटेम्प्ट को फॉइल कर दिया, कोई फेल कर दिया, जब वो वहां पर कब्जा करना चाहे, इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। अब इंग्लिश और डच का आपस में संघर्ष हो गया। स्पाइस ट्रेड इन इंडोनेशिया। जो स्पाइस ट्रेड था इंडोनेशिया का, स्पाइस ट्रेड इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया की स्पाइस ट्रेड पे इंग्लिश एंड डच में संघर्ष हो गया। दोनों ने वहां में आपस में झगड़ा कर लिया। उसका फर्क क्या हुआ? 1667 में 1667 में इंग्लिश ने सारा क्लेम दे दिया। इंग्लिश लेफ्ट ऑल क्लेम ऑफ इंडोनेशिया एंड डच क्लेम, और डच ने एग्री कर लिया टू लीव अलोन, एंड डच एग्रीड टू लीव अलोन इंग्लिश इन इंडिया। इन्होंने भारत में अंग्रेजों को अकेला छोड़ दिया। I think the Dutch has been completed. Now come on the English. अगर थक गए हो तो बंद कर दें. If not tired, then we can do a bit more. Come on the English. जो हेनरी सेवन थे, Henry VII, they have shown interest in trade. हेनरी सेवन ने फॉरेन ट्रेड में इंटरेस्ट शो किया और 1599 में एक इंस्टीट्यूशन बनता है मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट्स एडवेंचर एक इंस्टीट्यूशन बनता है। 31 दिसंबर 1600 को चार्टर दिया जाता है। 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर दिया जाता है। एक चार्टर पास किया था, चार्टर दिया जाता है जो कि ईस्ट में ट्रेडिंग राइट के बारे में बात करता है। तो जो इंग्लिश का जो आगमन है इंडिया में, अगर उसके आगमन को हम देखने का प्रयास करें तो हेनरी सेवन ने एक इंटरेस्ट शो किया फॉरेन ट्रेड में। अब जो इमीडिएट एम था कंपनी का वो क्या था? एक्विजिशन स्पाइसेस पेपर ऑफ द ईस्टर्न, जो कंपनी का इमीडिएट एम था स्पाइस को लेकर। तो जो तात्कालिक उनका एक दृष्टिकोण था उस था कि कंपनी का एक क्वेश्चन स्पाइस एंड पेपर, जो फर्स्ट सेकंड जो यहाँ पे वॉयज आया वो इंडिया में नहीं आया है, वो सुमात्रा और जावा में आया है। जब पीस हो गया स्पेन और पुर्तगाल के साथ 1604, तब डिसाइड किया गया थर्ड जो एक्सपीडिशन है वह ऑन इट्स वे टू बंटाम, जो अटेम्प्ट किया है सूरत की तरफ। और तो आप देखें तो जो पहले उनके दो अटेम्प्ट थे, वो पहले दो अटेम्प्ट जो थे वह इंडिया की तरफ नहीं थे, नॉट विथ इंडिया। वो कहां के लिए थे? वह जावा के लिए थे और सुमात्रा के लिए थे। जब एक पीस हो गई स्पेन और पुर्तगाल के साथ, उन्होंने पीस एक कंक्लूड किया पुर्तगाल 1604 में, तब वो बंटनाम और सूरत की ओर आए। विलियम हॉकिंस पे एक सवाल आ चुका है, एक बार से ज्यादा बार आया है। विलियम हॉकिंस जो टर्किश बोल सकता था, he could speak Turkish, ये अकबर के दरबार में आया। He came into the court of Akbar. William Hawkins, who can speak the Turkish,
वह आया अकबर के कोर्ट में। तो अगर हम इसको फिर से देखने की कोशिश करें, वी कैन अगेन रिविजिट कि जो हमारा हेनरी सेवन था उसने इंटरेस्ट शो किया फॉरेन ट्रेड में। इनका इमीडिएट एम था इक्वेशन ऑफ स्पाइस एंड पेपर। जो फर्स्ट टू इनके वोजेस चले वो इंडिया के लिए नहीं थे, सुमात्रा जावा के लिए थे। विलियम हॉकिंस जिसको टर्किश बोलना आता था, वह जेम्स फर्स्ट का लेटर लेके, जेम्स, ये सवाल आ चुका है, जेम्स फर्स्ट का लेटर लेके वह अकबर के दरबार में, अकबर के कोर्ट में आया। लेकिन इसको उस समय अब एक सवाल आता है कि विलियम हॉकिंस को सफलता क्यों नहीं मिली? पोर्चुगीज के कारण। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस हुआ करता था उस समय, पोर्चुगीज राइवलरी थी, इसके कारण इसको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिला। तो 1608 में जो अटेम्प्ट किया विलियम हॉकिंस ने अकबर के कोर्ट में जाकर कुछ कंसेशन प्राप्त करने का, वह ड्यू टू द राइवलरी, जो राइवलरी थी किसकी थी? पोर्चुगीज के, उसके कारण उसको परमिशन प्राप्त नहीं हुआ। 1611 1611 1611 में कैप्टन मिडल्टन, कैप्टन मिडल्टन 1611 में कैप्टन मिडल्टन को परमिशन मिला सूरत, किससे मिला? गुजरात गवर्नर से, खुर्रम था उस समय। गुजरात गवर्नर से कैप्टन मिडल्टन को 1611 में कंसेशन प्राप्त हुआ। 1618 में सर थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आए, सॉरी खुर्रम के दरबार में आए, और वो एक फरमान, सर थॉमस रो को एक फरमान प्राप्त हुआ खुर्रम से। 1618 में एक फरमान प्राप्त हुआ। 1629 to 1630 में उनको अब क्या किया? 1629-1630 में मुगलों ने काम दिया टू लुक आफ्टर द सी एंड सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम। जो तीर्थयात्री जा रहे थे उन तीर्थयात्रियों की सेफ्टी का काम 1630 में सौंपा गया कि आप उनके बारे में ध्यान दीजिए। तो उनकी सेफ्टी का काम भी लोग देखने लग गए, उससे इनका संबंध बेहतर होना शुरू हुआ। 1632 में इन्होंने फरमान प्राप्त किया सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। 1632 में फरमान मिलता है सुल्तान ऑफ गोलकुंडा कि वहां पर ये अपना ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और व्यवसाय कर सकते हैं। उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या हुआ? 1661 में डाउरी में पुर्तगाल ने इंग्लैंड को बॉम्बे दे दिया। 1661 में डाउरी में इंग्लैंड ने बॉम्बे को, पुर्तगाल ने बॉम्बे को कहते हैं इंग्लिश को दे दिया। और जेराल्ड आंगियर, ये सवाल बहुत आता है, वो जेराल्ड आंगियर, और जेराल्ड आंगियर ने बॉम्बे को एस्टेब्लिश किया, बनाया और आगे ले गए। तो ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इंग्लिश के स्टार्टिंग इश्यूज को लेके। तो अगर हम अंग्रेजों के आगमन को देखें तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 को, इसको शॉर्ट में देखते हैं, इसको
1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है। गुड बाय। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, चार्ट सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। आप अपने कमेंट लिखें, अपने क्वेश्चंस आप लोड करें, हम लोग आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।